गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग जो इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंपैरिजन वेक्टर्स के साथ में। ठीक है, तो 3-4 लेक्चर हम लोग इसमें लेंगे। 3-4 लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कशन इसका हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपना लोकस वाला पार्ट में। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें हम लोग लोकस प्लॉट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कि किस पाथ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करने वाला है। तो वो डिस्कशन हम लोग का 4-5 लेक्चर के बाद होगा। अभी हम लोग इस क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंपैरिजन वेक्टर के साथ में। अब समझिए कि वेक्टर होता क्या है बेसिकली। उतना थोड़ा सा बेसिक तो आपको वेक्टर का पता ही होगा, नहीं पता होगा हम लोग का डिस्कशन थोड़ा सा वेक्टर का होने वाला है। इस क्लास में केवल वेक्टर का ही डिस्कशन होगा, लेकिन जो वेक्टर आपको वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज तो होगा। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जैसे वेक्टर है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई ना। तो यह भी एक 2D प्लेन में होता है। रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजनरी एक्सिस होता है। अब इसमें कोई पॉइंट किसी जगह पे लोकेट करेगा तो उसको हम क्या बताएंगे, कितना रियल एक्सिस में चला है और कितना इमेजनरी एक्सिस में चला है। और इतना अगर हम पता पा जाएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर सकते हैं। अब कहीं पी पॉइंट हुआ तो उसको जो ओरिजिन से मिला देते हैं तो उसका वो ओपी लाइन हो जाता है। सेम टू सेम यही कंडीशन वेक्टर के साथ। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पास उसका मॉड्यूलस होता है और उसका आर्ग्यूमेंट होता है। बेसिकली दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जो उसका मैग्नीट्यूड है वो इसका मॉड्यूलस है और जो उसका डायरेक्शन है वही इसका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन होता है वेक्टर का। तो इस क्लास में हम लोग वेक्टर के बारे में डिस्कशन में करेंगे। उसके बाद हम लोग तब कॉम्प्लेक्स नंबर से उसको रिलेट करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग अभी वेक्टर का बेसिक क्या है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के बेसिक मतलब हम वेक्टर का पूरा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि पूरा वेक्टर ही पढ़ रहे हैं। वो अलग से चैप्टर होता है वेक्टर 3D, वहाँ पे हम लोग वेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बस बेसिक इतना अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि जिससे हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रिलेट करें हम लोग वेक्टर से तो हम लोग को दिक्कत ना हो। उतना सा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से देखेंगे और एक क्लास लग जाएगा इसमें लगभग। और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग रिलेट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे। ठीक है, तो बेसिक ऑफ वेक्टर में वेक्टर का डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसमें यहाँ पे नोट नहीं करने वाले। कि वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मतलब इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब समझिए कि आपके पास एक कोई पॉइंट है, एक 3D में या त्रिविमी स्ट्रक्चर में आपके पास कोई पॉइंट है। ध्यान से समझिए, त्रिविमी बोलने का मतलब ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता हो। इमेजिन करते हुए चलिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब इस साइड में एक्स एक्सिस है और जो इस प्लेन के ऊपर वाला एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जो ये स्पाइरल वाला है ये जेड एक्सिस है। इतना आप लोग इमेजिन करिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आपको वेक्टर का फील देना चाहते हैं। उसके बाद आप हम लोग तब उसके बाद मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करते टाइम। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इतना बेसिक सा सिंपल सा। आप 3D को एज्यूम करिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस पेन को आप एक्स एक्सिस समझिए और ये क्या है, वाई एक्सिस है जस्ट प्लेन के ऊपर। और जो स्पाइरल है ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब समझिए कि एक कोई पॉइंट है इस 3D में। अगर ये एक्स एक्सिस है तो जस्ट इसके अपोजिट माइनस का एक्स एक्सिस है। सिंपल सी बात है। अगर वाई एक्सिस ऊपर में है तो माइनस का वाई एक्सिस नीचे में होगा। सिंपल सा। जैसे जेड एक्सिस ये है तो जेड एक्सिस माइनस का जेड एक्सिस इधर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम बनाते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हम लोग जो ये जेड एक्सिस है ना वो स्पाइरल वाला ही है। ध्यान से समझिए, ये एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है। जो प्लेन के ऊपर है उसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट किए, इस प्रकार से। और जो स्पाइरल वाला है उसको हम लोग जेड एक्सिस इस प्रकार से डिनोट किए। अब अगर 3D में आप लोग एज्यूम करेंगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, जो कि पेज होता है 2D होता है,
इसमें लोग 3D को डिनोट करने के लिए इस टाइप का मदद लेते हैं। यहाँ पे आप समझिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब इसी त्रिविमीय प्लेन में क्या है, त्रिविमीय में स्ट्रक्चर में क्या है, एक पॉइंट है P जो कि x, y, z है। ध्यान से समझिए, एक पॉइंट है P जो कि x, y, z। अब बेसिकली x, y, z बोलने का मतलब होता है ये P पॉइंट का निर्देशांक है। अब निर्देशांक का मतलब क्या है कि x एक्सिस P पॉइंट पर आपको पहुंचना है, तो P पॉइंट पर पहुंचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, x एक्सिस चलेंगे, x एक्सिस में x लेंथ चलना पड़ेगा आपको, और y एक्सिस में y लेंथ और z एक्सिस में z लेंथ आपको चलना पड़ेगा, तो आप P पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसी में ज़ूम करिए, ये x एक्सिस है और जस्ट इसके ऊपर वाला इस प्लेन के ऊपर जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, और ये स्पाइरल का एक्सिस जो है z एक्सिस है। अब आपका कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है P x, y, z। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या किए, x एक्सिस में x लेंथ गए और y एक्सिस में y लेंथ गए ऊपर साइड, और फिर z एक्सिस में z लेंथ आया, मतलब कि z वाला स्पाइरल है तो आप यहाँ घूम के यहाँ चले आए, तो इस पॉइंट पर आप पहुँच गए। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए, ये हमारा पॉइंट है, इस समझ ये जगह हमारा पॉइंट है। तो इस पे पहुंचने के लिए आप क्या किए, पहले x एक्सिस में x लेंथ गए और y एक्सिस में y लेंथ गए और z एक्सिस में z लेंथ चले आए, तो इस पॉइंट पर आप पहुंच गए ना। तो ये पॉइंट के जो निर्देशांक हैं, जो इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, इसका मतलब ही यही होता है कि आप 3D में x एक्सिस में x लेंथ चल रहे हैं, y एक्सिस में y लेंथ चल रहे हैं और z एक्सिस में z लेंथ चल रहे हैं, और उस P पॉइंट तक आप पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ओरिजिन से उस P पॉइंट को मिला देंगे तो जो ये OP लाइन बनता है ना, इसी को हम लोग OP वेक्टर से डिनोट करते हैं, OP वेक्टर है। अब OP वेक्टर जो है ये क्या है, P वेक्टर का पोजिशनल वेक्टर बोलते हैं हम लोग इसको, कि कोई भी वेक्टर आपका 3D में कोई भी वेक्टर है, अगर 3D में कोई भी पॉइंट है P, उसको जब आप ओरिजिन से मिलाएंगे तो वो वेक्टर जो बनेगा उसी को हम लोग उसका पोजिशनल वेक्टर बोलते हैं, उसका स्थिति सदिश बोलते हैं। ठीक है, समझिए एक पॉइंट कोई P है, अब इस यहाँ पे हम डिनोट करें, इसका मतलब नहीं कि एक्स वाई प्लेन में, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई था और ये वाला जेड था, तो मतलब माइनस का एक्स है और जब माइनस का वाई क्या होगा, इस प्लेन के अंदर की साइड में, और ये जेड है तो माइनस का जेड इस साइड में होगा। ठीक है, इधर साइड में माइनस का जेड एक्स। अब पॉइंट कहीं भी हो सकता है हमारा, कहीं भी, यहाँ हो जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, या इस प्लेन के नीचे हो जाए, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस जगह पर भी होगा, अगर उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिलाओगे, यानी कि ये ओरिजिन है और ये हमारा P पॉइंट है x, y, z। ठीक है, जब आप इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओगे तो ये लाइन बनेगा OP। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर, OP वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो पोजिशनल वेक्टर है क्या होता है, OP वेक्टर। ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो जो OP वेक्टर है P पॉइंट का पोजीशनल वेक्टर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, तो इस OP वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, देखिए OP वेक्टर का मतलब ध्यान से समझिए कि हम लोग P पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, एक्स लेंथ में एक्स एक्सिस चल के, वाई लेंथ में वाई एक्सिस में वाई लेंथ चल के, और जेड एक्सिस में जेड लेंथ चल के हम P पॉइंट तक पहुंच जा रहे हैं। अगर आप उस P पॉइंट को डायरेक्टली ओरिजिन से जोड़ दीजिए, ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ से आप डायरेक्टली इस पॉइंट को जोड़ दिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप डायरेक्टली ओरिजिन से जोड़ दिए, तो यही OP वेक्टर क्या है, इसका पोजिशन वेक्टर है। ठीक है, आप एक्स वाई जेड होके आए और डायरेक्टली ओरिजिन से अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये इसका क्या है, पोजिशन वेक्टर, इसका स्थिति सदिश है। तो OP वेक्टर को हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये OP वेक्टर हमारा होता है। वेक्टर का बेसिक हम लोग को इस लेक्चर में समझना है, उसके बाद हम लोग जो रिलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है, OP वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब ये आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और के कैप का मतलब होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। अब बेसिकली जो आई कैप होता है ये यूनिट वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में, आई कैप, इसका जो मॉडुलस होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। ठीक है,
इस डायरेक्शन में आई कैप है और इस डायरेक्शन में जे कैप है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है के कैप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। तो ओपी वेक्टर का जो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। एक पॉइंट x1 x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं, क्योंकि ओरिजिन से पी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है, ये ओपी वेक्टर का जो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखे हैं, तो ये पी पॉइंट की ओ पॉइंट से दूरी है, मूल बिंदु से उस पॉइंट की दूरी जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, वेक्टर का बेसिक इतना ही है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसी से रिलेटेड और सब कॉन्सेप्ट आने वाले हैं हम लोग, और सब कोई सारे 3-4 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक कोई पी पॉइंट है 3D में, एक्स का आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से आप उस पॉइंट को मिलाइए तो जो वेक्टर बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट के लिए। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखें। अब वेक्टर के बारे में एक चीज़ बहुत बेसिक सा है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर, उसका डायरेक्शन चेंज किए बगैर, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। सिंपल सा समझिए, ये वेक्टर ऐसे ना, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन अगर आप दोनों चीज़ें फिक्स रखते हैं, समझिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और जस्ट इसके ऊपर साइड में वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। इस वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट था, आप इसको क्या किए, ओरिजिन से मिला दिए, तो आपका ये वेक्टर बन गया। ठीक है, ये वेक्टर आपका बन गया ना, ओ पी, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर को आप कहीं भी 3D में कहीं भी लेके चले जाइए, लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना और इसका डायरेक्शन भी आपको चेंज नहीं करना। तो समझिए कर क्या रहे हैं, पहले इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है, इस वाला जो एरो वाला पॉइंट है वो क्या है, पी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब आप क्या करना है, हम इस वेक्टर को आप कहीं भी 3D में कहीं भी लेके चले जाइए, बट आप इसका डायरेक्शन मत चेंज करिए। मतलब इस साइड में पॉइंट कर रहा है ना, तो इधर ही पॉइंट करना चाहिए। उठा के आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, लेकिन आपको उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना। मतलब जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ है इसकी, तो इस लेंथ को भी आपको चेंज नहीं करना और इसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना। जैसे है एज इट इज़ उठा के आप कहीं भी रख देंगे तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा हम आपको समझाते हैं, आप एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका पी पॉइंट जो है वो है 1,3,2, ये पी पॉइंट है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप जब इसका ओपी वेक्टर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका मतलब सिंपली 1 लेंथ एक्स एक्सिस में, 3 लेंथ वाई एक्सिस में और 2 लेंथ इसका चल रहा है जेड एक्सिस में। ठीक है, ओपी वेक्टर है। अब आप इस वेक्टर को 3D में कहीं भी शिफ्ट करिए, कहीं भी, तो सिंपल सा समझिए कि कहीं भी शिफ्ट करने का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी उतने से ही शिफ्ट होगा और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी उतने से शिफ्ट होगा। अगर ये वेक्टर यहाँ पे है, आप इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहे हैं, और फिर सिंपल ही इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए ओरिजिन को आप उठा के यहाँ पे कहीं रख दिए। ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर दिए, इसको ओपी वेक्टर था, आप इसको उठा के कहीं और फिर यहाँ पे सेट कर दिए, सिंपल सा, ये उठा के कहीं और ले जाके आप रख दिए। लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पहले ओरिजिन था, अब एक नया स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। मान लीजिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, आप उसको ए मान लीजिए, वो क्या हो गया है 1,1,1। ठीक है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर सेम ही रहेगा, ना तो मैग्नीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं ना तो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो चेंज क्यों होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड इसका आने वाला है, क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो चेंज कर नहीं रहे हम लोग, डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो चेंज नहीं होने वाला। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,4,3। इसको ऐसा होना ही पड़ेगा। ये ए पॉइंट था 1,1,1, बी पॉइंट है 2,4,3 होना पड़ेगा। तब आप इस ए बी वेक्टर को जब आप लिखोगे तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा,
2 माइनस 1 यानी कि आई कैप, और 4 माइनस 1 3 जे कैप, 3 माइनस 1 यानी 2 के कैप। ये ए बी वेक्टर और ये ओ पी वेक्टर दोनों सेम ही हैं। हम लोग क्या किए, बेसिकली दिमाग लगाइए आप कि पहले ओ पी वेक्टर था, वो ओरिजिन था, ओरिजिन को आप 1,1,1 पे शिफ्ट कर दिए, 1,1,1 पे आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए। तो जो पी पॉइंट था वो पी पॉइंट को 2,4,3 पर ही जाना पड़ेगा। पी पॉइंट पहले क्या था, पी पॉइंट पहले था 132। अब पी पॉइंट पहले अगर 132 था, अब ओरिजिन 111 पे चला गया, तो ओरिजिन 0 से 1 पे गया उसका एक्स एक्सिस वाला, उसका वाई एक्सिस वाला 0 से 1 पे ना, तो इसका भी एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट था वो भी एक यूनिट और आगे चला जाएगा। 1 पे था तो 2 पे चला है, 3 पे था तो 4 पे चला है, 2 पे था तो 3 पे चला है। तो जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट खिसक गया है, वैसे आपका एंडिंग पॉइंट भी खिसक जाएगा, क्योंकि इस वेक्टर को आपको चेंज नहीं होने देना। ये वेक्टर चेंज होगा नहीं, क्योंकि आप ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करो इसका, ना तो डायरेक्शन चेंज करो, तो वेक्टर एज इट इज़ रहेगा, आप कहीं भी 3D में लेके चले जाइए। बट कंडीशन क्या है, आपको ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज करना। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब ये ए बी वेक्टर और ओ पी वेक्टर का सेम है, तो मोटा मोटा इस इतने डिस्कशन में आप लोग ये समझिए कि कोई भी पॉइंट है, पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर हमको पहुंचना है तो एक्स एक्सिस में एक्स लेंथ चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस में वाई लेंथ चलना पड़ेगा, जेड एक्सिस में जेड लेंथ चलना पड़ेगा ना। तो डायरेक्टली तो आप ऐसे पहुंच सकते हो ना, ये पी पॉइंट है, आप डायरेक्टली ओरिजिन से मिला दीजिए, ये लाइन पहुंच गया, ये इसका पोजिशनल वेक्टर हो जाएगा। अगर आप एक्सिस के नज़रिए से देखोगे तो एक्स एक्सिस में एक्स लेंथ चले, वाई एक्सिस में वाई लेंथ चले और जेड एक्सिस में जेड लेंथ चले, तब जाके हम इस पॉइंट पर पहुँचे। ठीक है, अब ये ओ पी वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ओ पी वेक्टर का जो मॉड्यूलस, ये उस मॉड्यूलस लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड बोलना, मतलब कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्या देखें कि आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, ना तो आपको उसको मैग्नीट्यूड चेंज करना, ना तो आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होने वाला, जैसा वेक्टर है वही वेक्टर आपका रहेगा। यानी कि अगर 1 आई कैप 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है, तो यही सेम टू सेम रहेगा। आप इसको 3D में कहीं भी लेके चले जाइए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका ना। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, छोटा सा पॉइंट और है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है भी, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इस चीज़ को समझिए हम क्यों ऐसा लिखे हूँ। 3D में आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर दिया, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब कि ओ ए वेक्टर दिया हुआ, जो ए वेक्टर है ना, ये क्या है, ये ओ ए वेक्टर है, यानी कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और जो बी वेक्टर है क्या है, ओ बी वेक्टर है, यानी कि पी पॉइंट का बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो जो हमारा ए बी वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इतना आपको पता होना ज़रूरी है। ये क्यों आता है अभी हम लोग इसका डिस्कशन आगे देखेंगे। ठीक है, ये आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए। अभी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन ऊपर में किए हैं, चूँकि अभी ए पॉइंट है, ओरिजिन था, ओरिजिन से ए पॉइंट को मिलाओगे तो जो ओ ए वेक्टर बनेगा वही हमारा ए वेक्टर है, क्योंकि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर होगा और ए वेक्टर पहले से दिया गया है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। तो जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये यहीं से भी आप लोग समझ सकते हैं कि हम ए पॉइंट ओरिजिन था, उससे ए को मिला है, फिर आप ओरिजिन से बी को मिला है, तो ओरिजिन से बी को मिलाने में जो वेक्टर मिला वो बी वेक्टर है, ओरिजिन से ए को मिलाने में जो वेक्टर मिला वो ए वेक्टर है। तभी हम लोग जब वेक्टर का एडिशन देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे इसको ऐसा क्यों हो रहा है ना। अभी के लिए आप समझिए कि आपके पास सिंपली इतना पता होना चाहिए कि ए बी, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो अगर आप ए बी को मिला रहे हो तो ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिंपली ए बी का मतलब होता है कि ए से स्टार्ट करना है, आपको बी तक जाना है, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब बी, इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और ए वेक्टर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इतना डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। ये हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी वेक्टर को बी वेक्टर माइनस। अभी क्यों लिखते हैं, जब थोड़ा सा होल्ड करते हैं, जब हम लोग वेक्टर का एडिशन देखेंगे तब आपको ये पॉइंट एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ध्यान में रखिए कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, इसको हम लोग क्लैरिफाई आगे करेंगे। तो इस पॉइंट का इस पेज का डिस्कशन आपको क्लियरली समझ में आएगा नहीं। ठीक है, बहुत छोटा सा डिस्कशन था, एक एक पॉइंट यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए।
3D में कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप हो रहा है। आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बगैर कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए 3D में, तो उस वेक्टर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो वेक्टर जो है अभी जो है वही बाद में भी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, वेक्टर्स का एडिशन देख लेते हैं एक बार ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि जितना जितना हमको काम में आने वाला है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करने में, उतना ही हम लोग देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, उससे ज़्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कशन वेक्टर के वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे उस मतलब हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये दो वेक्टर हम लोग कैसे ऐड करते हैं ना, ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर है ना, इसी टॉपिक में एडिशन ऑफ वेक्टर है। ये हम लोग इंट्रोडक्शन में देख लिए है ना, हम लोग का बेसिक ऑफ वेक्टर है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लिए वेक्टर का। उसके बाद हम लोग अब देख रहे हैं कि एडिशन कैसे करते हैं हम लोग वेक्टर का। ठीक है, समझिए, एडिशन के दो लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो आप लोग में से कई लोग इसको सुने होंगे। ट्रायंगल लॉ मतलब त्रिभुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ मतलब कि समांतर चतुर्भुज का नियम। अब हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले कि ऐसा कि इस लॉ का, दोनों लॉ का मतलब क्या होता है और कैसे इससे रिलेट होकर वेक्टर्स ऐड होते हैं, कैसे हम लोग उसका एडिशन करते हैं, कैसे दो वेक्टर का सम हम लोग प्राप्त करते हैं, तो सारा डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, एक बार हम प्लेन बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, देखिए हम लोग ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस इसको हम बना दिए। पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ देखेंगे, फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे। तो आप में से कई सारे लोगों को चीज़ें पता होंगी कि दोनों लॉ होते क्या हैं, इनसे वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इस डिस्कशन को देखिए, हम लोग कैसे इसको डील करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। आपके पास इस ट्रायंगल लॉ का हम स्टेटमेंट एक बार बोलते हैं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। अभी हम समझाते हैं क्या स्टेटमेंट का मतलब है, टेकन इन ऑर्डर, देन दियर सम विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये हम स्टेटमेंट आपको समझाते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोग एक बार लिख सकते हैं, हम एक बार रिपीट करते हैं इसको कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन दियर सम विल बी थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर एक बार ध्यान से स्टेटमेंट को सुन के लिख लीजिएगा। अब समझाते हैं हम इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या। मतलब समझिए, आपके पास मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, 3D में एक पॉइंट है आपके पास, चला ही नहीं होता, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए ए। अब ओरिजिन से इसको मिला रहे हैं, तो अब ओ ए वेक्टर, जो ओ ए वेक्टर क्या होगा, वो ए पॉइंट का स्थिति सदिश होगा। मान लीजिए वो है ए वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर है, जो ये क्या है, ए वेक्टर। ओरिजिन से हम उस पॉइंट को मिला रहे हैं, तो इस पॉइंट का स्थिति सदिश क्या है, ओ ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर से इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब एक आपके पास एक दूसरा पॉइंट है, ध्यान से समझिए, दूसरा पॉइंट है ये कहीं, यहाँ कहीं है दूसरा पॉइंट, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। अभी आपको समझाते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये ओ ए वेक्टर है, मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये ओ ए वेक्टर है और ये ओ बी वेक्टर है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ठीक है, एक पॉइंट ए है आपके पास, ओरिजिन से आप उसको मिलाएंगे तो ओ ए वेक्टर बनेगा। ओ ए वेक्टर का जो ओ ए वेक्टर मतलब क्या है, उस ए पॉइंट का स्थिति सदिश है। और जो बी वेक्टर है, तो बी पॉइंट का जो स्थिति सदिश होगा वो ये वाली लाइन होगी, ना कि ये वाली लाइन। जो ए बी वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। ए का मतलब क्या है, ए वेक्टर, बी का मतलब क्या है, बी वेक्टर। इस चीज़ को आप समझिए, मतलब एक ए बी वेक्टर को ध्यान से समझिए। इसका एक सिरा क्या है, ए वेक्टर। ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी वेक्टर है। तो जो ए बी पॉइंट, ए बी जो है, सॉरी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर नहीं है, ए बी वेक्टर ही हमारा क्या है, बी वेक्टर है। ये नहीं, ये बी वेक्टर नहीं है।
ए बी वेक्टर जो है क्या है, वो है बी वेक्टर। ध्यान से समझिए, ए बी वेक्टर हमको क्या दिया गया है, बी वेक्टर। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और ये ए बी वेक्टर हमको दिया गया है बी वेक्टर। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं, जो भी स्टेटमेंट हम आपको लिखाए हैं उसको आप लोग लिखे होंगे। देन अब समझिए कि ए पॉइंट है, ए वेक्टर इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब बी पॉइंट यहाँ से है, तो ए बी वेक्टर जो है ये क्या है, बी वेक्टर है। अब इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से आप समझिए, फिर हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। स्टेटमेंट ये कह रहा है, अगर आप दो वेक्टर्स को किसी एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब जो ओ ए है, ओ ए वेक्टर ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर बी वेक्टर, तो इनको आप एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है, ये ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट का जो फर्स्ट लाइन यही है ना, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो दो साइड्स हैं टेकन इन ऑर्डर, का मतलब ये है कि एक वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करिए आप दूसरा वेक्टर, मतलब ओ ए वेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ, यहीं से आप स्टार्ट कर दिए दूसरा वेक्टर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होता है, ऑर्डर का मतलब जैसे आप ओ ए वेक्टर गए, यहाँ पे ओ वेक्टर खत्म हुआ, सिंपली आप फिर ए से बी तक जाइए। ठीक है, ये बी वेक्टर होगा। देन दियर सम विल बी, ये भी हम स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। देन दियर सम विल बी थर्ड साइड ऑफ वेक्टर, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो सम है इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ठीक है, देन दियर सम विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे कि ए इस डायरेक्शन में गया और जस्ट यहाँ पे जहाँ खत्म हुआ वहीं से आप बी तक गए। ठीक है, ऑर्डर में चले, लेकिन फिर अगर कायदे से होना चाहिए था, अगर ऑर्डर में होता तो बी से हम ओ तक आते तो एरो का डायरेक्शन इधर साइड में होता, बट ऐसा नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट यही है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। जिस ऑर्डर में हम लोग चल रहे थे उसका अपोजिट हो गया है इसमें। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, और ये इस डायग्राम से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, आप एक पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट, जो ए पॉइंट है उसको आप समझिए, ऐसा लिख लीजिए। ए पॉइंट है, मान लीजिए आप 1,3,4 है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से आप एक बी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आप बी पॉइंट को ले 3,1,2 ले रहे हैं आप। ठीक है, ए पॉइंट हम ले लिए और हम बी पॉइंट ले लिए, ध्यान से समझिए। तो जो ओ ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो ए बी वेक्टर हो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ओ ए वेक्टर हम लोग लिख लिए और ए बी वेक्टर हम लोग लिख लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए इसमें कोई दिक्कत आपको। अब इनको आप एक बार जोड़िए, जैसे ओ ए वेक्टर है यही तो ए वेक्टर है, यही हमारा क्या है ए वेक्टर है, और जो ए बी वेक्टर है यही हमारा बी वेक्टर है। अब इनको आप एक बार जोड़ दीजिए, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, जो हम लोग को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल रहा है यही बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, नहीं समझ में आया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें, ए पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, अब बी पॉइंट है, ये ए बी वेक्टर जो है ये बी वेक्टर है, तो इनका जो सम आ रहा है वो हमारा तीसरी साइड दे रहा है, तीसरी साइड यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही हमारा ट्रायंगल लॉ है। स्टेटमेंट आप लिखे होंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से फिर से एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। उसको यहाँ पे हम लोग वेरीफाई किए। अब समझिए कि आपके पास ओ ए वेक्टर है प्लस आपके पास ए बी वेक्टर है। अब ये क्या देने वाला है ये हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसमें समझिए। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तो होता है। देखिए ध्यान से समझिए, ए बी वेक्टर का मतलब होगा बी पॉइंट का स्थिति सदिश माइनस ए पॉइंट का स्थिति सदिश, यही तो होता है। यहाँ पे तो हम लोग यही देखे ना, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा बी पॉइंट का स्थिति सदिश माइनस ए पॉइंट का स्थिति सदिश।
अब बी पॉइंट का स्थिति सदिश मतलब कि ओ बी वेक्टर, ये क्या है ओ बी वेक्टर, माइनस ए पॉइंट का स्थिति सदिश, ए पॉइंट का स्थिति सदिश क्या है ओ ए वेक्टर। जब आप इनको जोड़ोगे तो ओ ए वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ओ बी वेक्टर। यही ओ बी वेक्टर ही हमारा क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आया होगा। जो ए पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो इनका जो सम आ रहा है वो थर्ड साइड आ रहा है, ठीक है। ए बी वेक्टर जो है वो क्या है बी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, तो इनका सम हमारा थर्ड साइड हमको मिल रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है इसमें आपसे आपको समझ में दिख रहा होगा। ओ ए वेक्टर ऐड कर रहे हैं हम ए बी वेक्टर में, तो हमको क्या मिलने वाला है ये हम देख रहे हैं। जब हम लोग इसको ओपन किए, ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी पॉइंट का स्थिति सदिश या बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो बी वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो ए वेक्टर। जब आप इनको ऐड करोगे तो ओ वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओ बी वेक्टर। यही ओ बी वेक्टर ही हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रायंगल लॉ का समझ में आया। बेसिकली जो ट्रायंगल लॉ है और जो पैरेललोग्राम लॉ है दोनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे से, डिफरेंस कोई नहीं है। अभी हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पैरेललोग्राम लॉ होता है उसमें क्या होता है कि ये आपके पास बी वेक्टर है, हम लोग जानते हैं कि हम किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बगैर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये बी वेक्टर अगर आप इसको शिफ्ट करके ओरिजिन पर ही लेके चले आओगे, यहाँ पे बी वेक्टर है ऐसे, यहाँ पे इसको आप उठा के यहाँ पे ला कर रख दो, तो कुछ चेंज होगा क्या उस वेक्टर में, नहीं चेंज होगा। बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ए पॉइंट था बी पॉइंट था, ऐसे हम लोग गए, अब इसको उठा के यहाँ पे ला कर रख दो, तो पैरेललोग्राम लॉ वहीं से स्टार्ट होता है कि ठीक है। हम लोग उस लॉ को भी देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। तो ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आया। रिपीट करें क्या एक बार, रिपीट करने का नीड नहीं है, ध्यान से समझिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को लिखते हैं, उसके बाद फिर दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है। देखिए अब जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट ओरिजिन से तो है ही, ये ओ ए वेक्टर है आपके पास, ओ ए वेक्टर है ए वेक्टर। अब हम लोग ए बी वेक्टर को क्या किए हैं, जस्ट उठा के ला के ओरिजिन पर रख दिए। इस चीज़ को आप देखिए, दोनों को रिलेट करते हुए हम समझिए। ट्रायंगल लॉ में क्या हुआ, एक पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ए बी वेक्टर है बी वेक्टर। अब ये ट्रायंगल लॉ का जो स्टेटमेंट है, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो दो साइड से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब इनका जो सम है वो थर्ड साइड आ रहा है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओ ए वेक्टर फर्स्ट साइड है, ए बी वेक्टर सेकंड साइड है, जब आप इनको ऐड करो तो आपको ओ बी वेक्टर मिल रहा है, और ओ बी वेक्टर ही थर्ड साइड है। तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ हो गया ना, यहीं से आपको समझ, एग्जाम्पल लेके भी हम समझा दिए। जब आप इनको ऐड करो तो आपको 3i के प्लस जे के प्लस 2k कैप मिल जा रहा है, यही हमारा बी वेक्टर है, यही बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब पैरेललोग्राम लॉ को देखिए कि जो बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर जो था वो बी वेक्टर था, ए बी वेक्टर यानी बी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर को हम लोग क्या किए, उठा के ओरिजिन पे लेके चले आए, यहाँ पे रख दीजिए आप इसको, क्योंकि हम लोग उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, उसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज किए, जैसे था वो एज इट इज वैसे उठा के लेके चले आए हम लोग, ठीक है। जैसे था वैसे उठा के ला के यहाँ पे रख दिया। ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है ना। अब ये पॉइंट आप कोई दूसरा पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि बी पॉइंट वहाँ पे था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। दोनों लॉ अलग अलग हैं बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों में सिमिलरिटी यही है कि आप इस बी वेक्टर को उठा के ओरिजिन पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये पैरेललोग्राम लॉ बना देगा। यहाँ पे आप वहीं पर रहने देते ट्रायंगल लॉ बन जाता। तो जो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है वो यही है ना, कि दो साइड से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर्स को ऑर्डर में लेते हुए तो उनका एडिशन थर्ड साइड बनता है रिवर्स ऑर्डर में। वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ का होता है। पैरेललोग्राम लॉ ध्यान से सुनिए, हम रिपीट उसका स्टेटमेंट बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई adjacent side of a parallelogram, then their sum will be diagonal, of parallelogram passing through going through origin। जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहे हैं उस पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, ये हम पहले जो स्टेटमेंट लिखा उसको यहाँ पे बना देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे।
ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है, मान लीजिए आप सी पॉइंट तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल लॉ हुआ, ये है पैरेललोग्राम। मतलब कि स्टेटमेंट हम फिर से रिपीट करते हैं, अगर आप किसी समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है दो लगी हुई साइड, मतलब दो साइड जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उनको ऐड करते हैं, उनको आप एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड की दो वेक्टर को आप पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है। तो उनका जो सम होगा वो डायगोनल होगा। कौन सा डायगोनल, जो कि उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर स्टार्ट हुए, ठीक है। अब इसको रिलेट करने का समझिए, बी वेक्टर ऐसा था, अब इसको उठा के ओरिजिन पे लेके चले आए। अब एक्चुअल में बी वेक्टर जो यहाँ पे है वही बी वेक्टर ये भी है। ए से सी मिलाइए आप या ओ से बी मिलाइए, है तो बी वेक्टर। इसको आप ऐसे मिला के देख सकते हैं, ये ए सी वेक्टर भी बी वेक्टर ही है। जस्ट इसको उठा के यहाँ पे ला दिए या इसको उठा के यहाँ पे यहाँ ला दीजिए। अगर आप केवल इतना पार्ट देख रहे हैं, इतना पार्ट ध्यान से समझिए, इतना पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ट्रायंगल लॉ है, जो ऊपर में देख चुके हैं हम लोग। ये दो साइड हो गई एक ट्रायंगल की, तो इनका जो सम आया वो थर्ड साइड आया, सही है। अब आप पूरे पार्ट को देखिए, ये पूरा पार्ट देखिए, तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डायगोनल हो जाएगा। एक्चुअल में जो एक कोई पैरेललोग्राम बनता है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, बी वेक्टर जस्ट एज इट इज़ ये हुआ, ये बी वेक्टर इसी के पैरेलली इसको आप शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज कर, उसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहे हैं, एज इट इज जैसे उठा के यहाँ पे रख दिया आप, तो एक ये ट्रायंगल बना। अब आप ए वेक्टर को भी उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख देंगे इस जगह पर, तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। यही पैरेललोग्राम लॉ है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं ना। मान लीजिए आप ओ ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर क्या है आपके पास, बी वेक्टर है। आप ए पॉइंट कोई भी ले लीजिए आपके पास, मान लीजिए 2,-1, आप 3 ले रहे हैं। अब बी पॉइंट को आप ले लीजिए 3,2,-5 ले रहे हैं। ये ए बी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो जो ओ ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 3k कैप। जो ओ बी वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, यानी यही हमारा क्या ए वेक्टर है, यही हमारा क्या बी वेक्टर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको इनके डायगोनल का वेक्टर मिल जाएगा, यानी आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। जो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल रहा है ना, ये क्या है, इनके डायगोनल का वेक्टर है। इनका डायगोनल जो है उसी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम एक बार दोनों स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल लॉ का मतलब होता है, अगर आप दो वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों जो इसके लॉ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइड के रूप में अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑर्डर में लेते हुए, मतलब कि एक वेक्टर जहाँ पे खत्म हुआ दूसरा वेक्टर वहीं से जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक वेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ दूसरा वेक्टर आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो इनका समेशन होगा वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब जिस ऑर्डर में जाना चाहिए था, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा, अपोजिट ऑर्डर में, उसके रिवर्स ऑर्डर में। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, इसको एक बार स्टेटमेंट फिर से रिपीट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their sum will be diagonal vector of that parallelogram, starting with कोई इनिशियल पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से ही क्या हो रहा है, ए वेक्टर ओ ए वेक्टर भी बन रहा है, इसी पॉइंट से आपका ओ बी वेक्टर भी बन रहा है। तो जो इनका समेशन होगा वो भी इसी पॉइंट से जाएगा, इनके बीच में से जाएगा और डायगोनल वेक्टर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको लिख लेने हैं, ट्रायंगल लॉ के भी और पैरेललोग्राम लॉ के भी। तो दोनों लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो अगर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप बेसिक जो फिजिक्स पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जब पढ़ना,
तो वहाँ पे आप वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, तो वो उतना नॉलेज में भी ये सब चीज़ समझाई जाती है। वेक्टर लॉ, इसका ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, उतना वहाँ पे समझाया जाता है। ठीक है, उतना सफिशिएंट है। मैथ में भी वेक्टर वेक्टर जो पढ़ लिया होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा डिटेल में, लेकिन जो नहीं पढ़ा है, अगर वो पहली बार देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि हम लोग जितना डिटेल में इसको समझें। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, इतना सबको पता होना ज़रूरी है। इसको समझने के बाद जब हम लोग मूव करेंगे अपना जो प्रॉपर डिस्कशन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इसके रिलेशन का जो प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है, वो तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। 100% आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये सब आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर में हम क्या किए, काफ़ी डिटेल में इसको देखें। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अभी एक बार हम समराइज कर देते हैं इस लेक्चर में। हम लोग इस लेक्चर में क्या देखें, आपके पास कोई भी एक पॉइंट है x, y, z, इसका मतलब है कि आप x एक्सिस में x लेंथ गए, y एक्सिस में y लेंथ गए और z एक्सिस में z लेंथ गए उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ना। सिंपली पॉइंट है यहाँ पे, आप x एक्सिस में x लेंथ गए, y एक्सिस में जस्ट ऊपर गए y लेंथ, z एक्सिस में आपके z लेंथ, सिंपल सा मतलब। अब x एक्सिस में x लेंथ जाने का मतलब आप x एक्सिस के पैरेलल ही चल रहे हैं, y एक्सिस में y लेंथ चलेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल ही चल रहे हैं, z एक्सिस चलेंगे तो z एक्सिस से पैरेलल ही चल रहा है। फिर आप P पॉइंट तक पहुंच जा रहे हैं, तो जो ये O पॉइंट से जब आप इस P पॉइंट को मिला देंगे, जो ये OP वेक्टर बनेगा, इसी OP वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट P। OP वेक्टर जो बनेगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P होता है। उसी OP वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, XI के प्लस YJ के प्लस Z के। ठीक है, तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स का आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। मान लीजिए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, तो आप अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना तो आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। सिंपल सा समझिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा हम उससे रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ए बी वेक्टर आपको निकालना है, आप कैसे निकाल सकते हैं, बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस कर दीजिए ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर यानी ए वेक्टर, तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा ना। तो ये यहीं से रिलेटेड है एक्चुअली में, नहीं यहाँ पे इसलिए हम लोग इसको बोले थे, इसको होल्ड करते हैं। तो आपको मोटा मोटा ही पता होना चाहिए, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा, जहाँ पे बी वेक्टर क्या है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और जो ए वेक्टर होगा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ए बी वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं सिंपली। यहाँ से आप फिर से हम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिसको ध्यान से ना दिखाओ, ध्यान से देखिए। अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट के स्थिति सदिश यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे बी पॉइंट का स्थिति सदिश बी वेक्टर नहीं है, बी पॉइंट का स्थिति सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या ए पॉइंट का स्थिति सदिश ए वेक्टर। जब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में वेक्टर घटाएंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो कभी भी आप ध्यान से समझिए, ये ट्रायंगल लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैरेललोग्राम लॉ भी इंपॉर्टेंट है, बट ट्रायंगल लॉ जनरली बहुत ज़्यादा यूज होने लगता है, आगे पढ़ेंगे आप तब। तो सिंपल सा ध्यान से समझिए कैसा फ्लो हो रहा है। एक बार फ्लो को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप हैं, आप एक साइड के लिए ए वेक्टर गए, एक साइड आप कंप्लीट किए, यहाँ से आप दूसरी साइड जस्ट यहाँ पे ख़त्म हो, वहीं से स्टार्ट किए, दूसरी साइड बी वेक्टर गए। तो जो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, अगर उसी पॉइंट से फिर आप उसको डायरेक्टली मिला देंगे वो बी वेक्टर को, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों ही वेक्टर का समेसन होता है। ये हमारा ट्रायंगल लॉ है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आया होगा। ये बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपके दिमाग में फिट होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग जब आगे डिस्कशन करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा हर चीज़। ठीक है, ट्रायंगल लॉ का मतलब है कि आपके पास एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी, ओ ए वेक्टर आप देख रहे हैं, ए बी वेक्टर आप देख रहे हैं। ओ ए वेक्टर यानी कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ए बी वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। जब आप इनका एडिशन करेंगे तो आपको थर्ड साइड मिलेगा, थर्ड साइड जो कि इनके रिवर्स ऑर्डर में होगा, जिस ऑर्डर में ये दोनों लाइन्स हैं, दोनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, जो तीसरा साइड होगा वो इनके अपोजिट ऑर्डर में होगा। उसका डिस्कशन हम लोग देख लिए। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर क्या आएगा, ओ बी वेक्टर ही आएगा, क्योंकि ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इसी में से रिलेटेड है। यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ के, दोनों को जोड़ दिए, ट्रायंगल मिल गया। जैसे ट्रायंगल लॉ वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ में आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, तो आप वेक्टर का एडिशन कैसे भी कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, या आप इस वेक्टर को उठा के ला के यहाँ पर रख दीजिए। फिर इनका ध्यान से समझ, जब अगर आप इस बी वेक्टर को उठा के आप ओरिजिन पर रख देंगे ऐसे करके,
तो इनका एडिशन इनके बीच में आ रहा है, यानी डायगोनल हो गया। तो आप ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो वही कोरिलेट हम लोग यहाँ पे किए हैं। इसको वापस यहाँ पे रख दोगे तो इसका डायगोनल दिख रहा है तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल बनते हैं ना, किसी भी पैरेललोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज हिंदी वालों के लिए, तो उसमें 2 ट्रायंगल आपको बनते हैं। यही एक ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल लॉ। अगर आप इस ए वेक्टर को यहाँ पे उठा के रख दोगे तो दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा, उसमें भी आपका ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा समझिए क्या सिचुएशन है। मान लीजिए ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू यही इसका डायगोनल। तो आप कैसे भी देख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से देखिए, पैरेललोग्राम लॉ से देखिए, दोनों लॉ से आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों लॉ का यूज हम लोग क्यों करते हैं। इन दोनों लॉ का यूज करते हैं हम किन्हीं भी 2 वेक्टर का एडिशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम लोग का काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन इससे आपका वेक्टर का बेसिक क्लियर हुआ होगा। इस वेक्टर के बेसिक पर हम लोग क्या करेंगे, अपना आगे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। आगे कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। जब आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेशन देखना है तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसलिए बेसिक आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें हम लोग टाइम लगाएं इसको समझने में। ठीक है, आप लोग को पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और बेसिक वेक्टर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अब ये लेंथ x² + y² + z² का अंडर रूट, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये क्या होता है। तो हम इसको आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अगर हम उसको समझाने लगेंगे ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप समझ नहीं आएगा। इतना आप समझ रखिए कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर + z2 - z1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। ठीक है, 2 पॉइंट थे, उनके बीच के डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकाल लिया आसानी से। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पेंट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा इसके आगे हम लोग और कैरी करेंगे। वेक्टर का 2 बेसिक पॉइंट और होगा क्या, आप एक को सब्ट्रैक्शन भी देखिए, एडिशन हम लोग देख लिए, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको रिजल्टेंट मिल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने पर जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, उसमें जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर हम लोग जस्ट मूव कर जाएंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या कर जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पर मूव कर जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, डिट्टो सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई होगा। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे ए वेक्टर आप लिख रहे हो ना, इसको आप z1 बोल दीजिए। मान लीजिए z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर x1 + i/y1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक पॉइंट को ही डिनोट करता है, वैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है। जैसे पोजीशन वेक्टर वो ए वेक्टर है, वैसे आपका z है x + i/y, ये पॉइंट है, उसके लिए भी ओपी पॉइंट होता था ना। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसमें टाइम हम लोग लगाए हैं कि इससे जब आपको रिलेट करेंगे। अभी आज का क्लास इतना है, केवल इतना। अगले क्लास में क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है उसके रिजल्टेंट का। तो ये सब का डिस्कशन हम लोग का नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। ठीक, इस क्लास को हम लोग यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।